नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। झारखंड का एक बड़ा आदिवासी इलाका है अमानीपुर। जिले के नए कलेक्टर ने ऐसे सभी मुलाजिमों की लिस्ट बनाई जो आदिवासी लड़कियां रखे हुए थे। उन सबको मजबूर कर दिया कि वे उनसे शादी करें और फिर एक बड़े शादी समारोह में उन सबका सामूहिक विवाह करा दिया गया। दरअसल आदिवासी बहुल इलाकों के इन छोटे छोटे गांवों में यह रिवाज था कि वहां पर कोई भी सरकारी मुलाजिम जाता तो किसी भी आदिवासी घर से एक लड़की उसकी सेवा में लगा दी जाती थी। वह उसके घर के सारे काम करती, बदले में उसे खाना कपड़ा मिल जाता था। बहुत से लोग तो उसमें अपनी बेटी या बहन देखते, मगर उसमें से कुछ अपने परिवार से दूर होने के चलते उन लड़कियों का हर तरह शोषण भी करते थे। वे आदिवासी लड़कियां मन और तन से उनकी सेवा के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर कुंवारे ही रहते थे जो उनकी मौज मस्ती का सामान समझते और वापस आकर शादी कर नई जिंदगी शुरू कर लेते। मगर शायद आधुनिक सोच को उन पर रहम आ गया था, तभी कलेक्टर को वहां भेज दिया था। उन सब की जिंदगी मानो संवर सी गई थी, मगर यह सब इतना आसान नहीं था। मुखिया और कलेक्टर का दबदबा होने के चलते कुछ लोग मान गए, पर कुछ लोग इसके विरोध में भी थे। आखिरकार कुछ लोग शादी के बंधन में बंध गए और लड़कियां दासी जीवन से मुक्त होकर पत्नी का जीवन जीने लगी। मगर 3 साल बाद जब कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, तब शुरू हो गया उन लड़कियों की बदहाली का सिलसिला। उन सारे मुलाजिमों ने फिर से छोड़ दिया और शहर जाकर अपनी जाति की लड़की शादी कर लिया और वापस उसी गांव में आकर शान से रहने लगे। तथाकथित रूप से छोड़ी गई लड़कियों को उनके समाज ने भी जगह नहीं मिली और लोगों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ऐसी छोड़ी गई कई लड़कियों से एक एक मोहल्ला भी बस गया, जिसका नाम था किस बिन पारा, यानी आवारा औरतों का मोहल्ला। उसी मोहल्ले में एक ऐसी भी लड़की थी जिसका नाम था किसना, और उससे शादी करने वाला शहरी बाबू कोई मजबूर मुलाजिम न था। उसने किराए किसना से प्रेम विवाह किया और उसकी 3 साल की एक बेटी भी थी। पर समय के साथ वह भी उब गया तो वहां से ट्रांसफर कराकर चला गया। किसना को हमेशा लगता था कि उसकी बेटी को आगे चलकर ऐसा काम न करना पड़े। वह कोशिश करती कि उसे इस माहौल से दूर रखा जाए, लिहाजा उसको किसना ने दूसरी जगह भेज दिया और खुद वहीं रुक गई, क्योंकि वहां रुकना उसकी मजबूरी थी। आखिर बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा जो चाहिए था। बदलाव बस इतना ही था कि पहले वह इन लोगों से कपड़ा और खाना लेती थी, पर अब पैसा लेने लगी थी। उसमें से भी आधा पैसा उस गांव की मुखिया मुखिया ले लेती थी। उस दिन मुखियाइन का किसना को नई जगह ले जा रही थी। खूब सजाकर वह मुखियाइन को काकी बोलती थी। वे दोनों बड़े बंगले में दाखिल हुई। ऐशो आराम से भरे हुए उस घर को किसना आंखें फाड़ कर देखे जा रही थी। तभी किसना ने देखा कि एक तगड़ा 50 साल का आदमी वहां बैठा था, जिसने जिसे सब सरकार कहते थे। उस आदमी के सामने सभी सिर झुकाकर नमस्ते कर रहे थे। उस आदमी ने किसना को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर रुमाल में मोगरे का गजरा निकाल कर उसके गले में डाल दिया। वह चुपचाप खड़ी थी। सरकार ने उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव देखा, फिर मुखियाइन को देखकर हाँ हाँ में गर्दन हिला दी। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर से आया और किसना से बोला, चलो हम तुम्हारा कमरा दिखा दें। किसना चुपचाप उसके पीछे चल दी। बाहर बड़ा सा बगीचा था, जिसके बीचों बीच हवेली थी और किनारे छोटे नए कमरे बने थे। वह बूढ़ा नौकर किसना को उन्हीं के बने कमरों में से एक कमरे में ले गया। बोला, यहाँ तुम आराम से रहो,
सरकार बहुत ही भले आदमी हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा ने अपनी पोटली वहीं बिछे पलंग पर रख दी और कमरे का मुआयना करने लगी। दूसरे दिन सरकार खुद ही उसे बुलाने कमरे तक आए और सारा काम समझाने लगे। रात को 10 बजे सुबह के 6 बजे तक सेवा में रहना था। कृष्णा ने भी जमाने भर की ठोकरें खाई थी। वह तुरंत समझ गई कि यह बूढ़ा आदमी क्या चाहता है। उसे उसे भी ऐसी सारी बातों की आदत हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, हम अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं सरकार, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। कुछ ही दिनों में कृष्णा सरकार के रंग में रंग गई। उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर की साफ सफाई करती, उन्हें कभी देर हो जाती तो उनका इंतजाम भी करती। सरकार की इस बुरी तरह फिदा थे, हाथों से उसके पैसा लुटाते। एक एक रात सरकार ने उसे प्यार कर रहे थे पर कृष्णा उदास थी। उन्होंने उदासी की वजह पूछी और मदद करने की बात कही। नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है, कृष्णा बोली। देख, अगर तू बताएगी नहीं तो मैं मदद कैसे करूंगा, सरकार ने उससे प्यार से गले लगाकर बोले। कृष्णा को उसकी बाहें किसी फांसी के फंदे से कम न लगी। एक बार तो जी में आया कि धक्का देकर चली जाए, पर वहां से हमेशा के लिए जाना चाहती थी। उसे अच्छी तरह से मालूम था वह बूढ़ा आदमी उस पर जान छिड़कता है, सो उसने अपना आखिरी दांव खेला। सरकार, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, पैसा कहाँ से लाऊं? आज फिर मेरी माँ का फ़ोन आया है। कितने पैसे चाहिए? नहीं सरकार, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुखियाइन मुझे मार देगी, मैं पैसे नहीं ले सकती। सरकार ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मुखियाइन को कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? बड़ी तेज आवाज में सरकार बोले और उसे दूर झटक दिया। कृष्णा घबरा कर रोने लगी। अरे तुम चुप हो जाओ। और सरकार ने अलमारी से 1 लाख रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए, फिर उसकी कीमत वसूलने में लग गए। बेचारी कृष्णा उसकी सारी रात क्या क्या सोचती रही और पूरी रात खुली आंखों में काट दी। शाम को जब सरकार ने कृष्णा को बुलाने भेजा तो वह उसके कमरे पर नहीं मिली। चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी थी। आखिरी बार उसे माली काका ने देखा था। सरकार ने भी अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिली। उधर कृष्णा पैसा लेकर कुछ दिनों तक अपनी सहेली पारो के घर रही और कुछ समय बाद अपने गांव चली गई। कृष्णा की सहेली पारो बोली, कृष्णा अब तू वापस मत आना, काश मैं भी इसी तरह हिम्मत दिखा पाती। खैर छोड़ो। कृष्णा ने अपना चेहरा घूंघट से ढका और बस में बैठते ही भविष्य के उजियारे सपने में खो गई। इन सपनों में खोए 12 घंटे घंटे का सफर उसे पता ही नहीं चला। बस कंडक्टर ने उसे हिलाकर जगाया, ए नीचे उतर, तेरा गांव आ गया। कृष्णा आंखें मलते हुए नीचे उतरी और उसने उसने अलसाई आंखों से इधर उधर देखा। आसमान से सूरज उग रहा था। ऐसा लगा कि जिंदगी में पहली बार सूरज देखा हो। आज 30 बसंत कर चुकी कृष्णा को ऐसा लगा जैसे जिंदगी में ऐसी सुबह पहली बार देखी हो, जहां न मुखियाइन, न दलाल, न सरकार। वह उगते हुए सूरज की तरफ दोनों हाथ फैलाए एकटक आसमान की तरफ निहारे जा रही थी। आते जाते लोग उसे हैरत से देख रहे थे। तभी अचानक वह सकुचा गई और अपना सामान समेट कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। कृष्णा को घर के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ना था। तभी सोचा कि माँ और बेटी रोशनी के लिए कुछ ले लें तो दोनों खुश हो जाएंगी। उसने वहाँ मिठाई की दुकान में गर्मा गर्म कचौड़ी खाई, मिठाई भी ली। कृष्णा पल्लू से 500 का नोट निकाल कर बोली, भैया अपने पैसे काट लो। दुकानदार भड़क गया, बहन जी मजाक मत करिए, इस नोट का मैं क्या करूँगा, मुझे 200 रुपये दो। क्यों भैया, इसमें क्या बुराई है? तुमको पता नहीं कि 2 दिन पहले ही 500 का नोट और 1000 के नोट चलना बंद हो गए। कृष्णा ने दुकानदार को बहुत समझाया पर जब वह नहीं माना तो आखिर में उससे पल्लू से सारे पैसे निकाल कर उसे
फुटकर पैसे दिए और आगे बढ़ गई। अभी कृष्णा ढंग से खुशियां भी न मना पाई थी कि जिंदगी में फिर स्याह अंधेरा फैलने लगा। अब वह क्या करेगी? उसके पास तो 500 के और 1000 के ही नोट थे, क्योंकि इन्हें मुखियाइन से छिपा कर रखना था, जो आसान था। रास्ते में बैंक के आगे लगी भीड़ में जाकर पूछा तो पता चला कि नोट बदल रहे हैं। कृष्णा को तो यह डूबते को तिनके का सहारा ही लगा। किसी तरह पैदल चलकर वह अपने घर पहुंची और बेटी रोशनी कृष्णा को देखते ही लिपट गई और बोली, माँ अब तुम यहाँ से कभी वापस मत जाना। कृष्णा उसे प्यार से बोली, अब तेरी माँ कहीं भी नहीं जाएगी। बेटी के सो जाने के बाद कृष्णा ने अपनी माँ का सारा हाल बताया तो उसकी माँ ने पूछा, अब आगे क्या करोगी? कृष्णा ने कहा, यही सिलाई कढ़ाई की दुकान खोल लूंगी। दूसरे दिन कृष्णा अपने पैसे लेकर बैंक पहुंची, मगर मंजिल इतनी आसान नहीं थी। सुबह से शाम हो गई पर उसका नंबर नहीं आया और बैंक बंद हो गया। ऐसे में 3-4 दिनों तक होता रहा। काफी जद्दोजहद के बाद उसका नंबर आया तो बैंक वालों ने उससे पहचान पत्र मांगा। वह चुपचाप खड़ी हो गई। बैंक के अफसर ने पूछा, पैसा कहाँ से कमाया? वह समझाती रही कि उसकी बचत का पैसा है। तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, यानी तुमने अपनी आमदनी का जरिया बताना होगा। बेचारी कृष्णा रोते हुए बैंक के बाहर आई और कृष्णा हर रोज बैंक के बाहर बैठ जाती थी कि शायद कोई मदद मिल जाए, मगर उसे सब देखते हुए निकल जाते। तभी एक दिन एक नौजवान आता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे जैसे वह कृष्णा के नजदीक आता, कृष्णा के चेहरे पर चमक बढ़ती गई। उसके जेहन में वे सारी यादें गुलाब के फूल पर पड़ी ओस की बूंदों की तरह ताजा हो गईं। कैसे है बाबू उसका प्यार पाने के लिए क्या क्या जतन करता था। जब वह सुबह सुबह उसके गेस्ट हाउस की सफाई करने जाती थी तो बाबू अक्सर उन्हें नजरें बचाकर उसे देखता रहता था। वह बाबू कृष्णा को अक्सर घुमाने ले जाता और घंटों बाग में बैठकर वादे कस्में निभाता। वह चाहता था कि हम दोनों तन से भी एक हो जाएं। कृष्णा अब उसे एक सच्चा प्रेमी समझने लगी थी और उसकी कही हर बात पर भरोसा भी करती थी। मगर कृष्णा बिना शादी के कोई बंधन तोड़ने को तैयार न थी। तो उसने शादी कर ली, मगर वह शादी उसने उसका तन पाने के लिए की थी। कृष्णा का नशा उसकी रग रग में समाया था। उसने सोचा कि अगर यह ऐसे मानती है तो यही सही। आखिर शादी करने में बुराई क्या है? बस माला ही तो पहनेगी। उसने आदिवासी रीति रिवाज से कलेक्टर और मुखिया के सामने कृष्णा से शादी कर ली, लेकिन उधर लड़के की मां ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। एक दिन बिना बताए कृष्णा का बाबू कहीं चला गया। इस तरह वे दोनों यहाँ मिलेंगे कृष्णा ने सोचा न था। जब वह कृष्णा के बिल्कुल नजदीक आया तो उसने कृष्णा चिल्ला कर बोली, अरे बाबू आप यहाँ? तो नौजवान छिटक कर दूर चला गया और बोला, क्या बोल रही हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी कृष्णा हूँ। क्या तुम अब मुझे पहचानोगे भी नहीं? उसने तुम्हारा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी मदद चाहिए। अरे तुम मेरे गले क्यों पड़ी हो? वह नौजवान यह कहते हुए आगे बढ़ गया और बैंक के अंदर चला गया। अब तो कृष्णा रोज ही उससे दया की भीख मांगती और कहती कि बाबू मैं पैसे बदलवा दो, पर उसने पहचानने से मना करते रहा। ऐसे कहते कहते कई दिन बीत गए, मगर बाबू टस से मस न हुआ। आखिरकार कृष्णा ने ठान लिया कि अब जैसे भी हो उसे पहचानना ही होगा। उसने वापस आकर सारा घर उलट पुलट कर रख दिया और उसे अपनी पहचान का सबूत मिल गया। सुबह उठकर कृष्णा तैयार हुई, मन ही मन सोचा कि रो कर नहीं, आखिरकार मांगूंगी तो बेटी के को भी साथ में लेकर बैंक गई। और उसने उसके तेवर देखकर बाबू थोड़ा सा सहम गया। उसे किनारे बुलाकर कृष्णा बोली, यह रहा कलेक्टर साहब द्वारा कराई गई शादी का फोटो। अब तो याद ही आ गया होगा।
हाँ कृष्णा, आखिर तुम चाहती क्या हो और क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती हो? कृष्णा आंखों से आंसू लिए बोली, जिसका घर तुम खुद उजाड़ के चले गए थे वह क्या किसी का घर उजाड़ेगी? रमेश बाबू, वह लड़की जो जो खेल रही है उसे देखो। रमेश पास खेल रही लड़की को देखने लगा। उसने उसे अपना चेहरा नजर आ रहा था। उसे लगा कि उसे गले लगा ले, मगर अपने जज्बातों को काबू करके बोला, हाँ। कृष्णा तकरीबन घूरते हुए बोली, यह तुम्हारी बेटी है जिसे तुम छोड़ आए थे। रमेश के चेहरे के भाव को देखे बिना ही बोली, देखो रमेश बाबू, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर इन पैसों का तुम कुछ न हुआ तो लौट कर फिर वहीं नरक में जाना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को उस नरक से दूर रखना चाहती हूँ, नहीं तो उसे भी कुछ सालों में वही कुछ करना पड़ेगा जो उसकी माँ करती रही है। अपनी बेटी की खातिर ही रुपया बदलवा दो, नहीं तो लोग इसे वेश्या की बेटी कहेंगे। अगर तुम्हें अंदर जरा सा भी गैरत है तो तुम बिना सवाल किए पैसा बदलवा लाओ। यही तुम्हारे लिए यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रमेश ने उसके पैसों का बैग ले लिया और खेलती हुई बेटी को देखते हुए बैंक के अंदर चला गया। कुछ घंटे बाद वापस आकर रमेश ने नोट बदल कर कृष्णा को दे दिए और कुछ खिलाने खिलौने अपनी बेटी को देते हुए गले लगा लिया। तभी कृष्णा ने आकर रमेश के हाथों से छीन लिया और बेटी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोली, रमेश बाबू, चाहत की अलगनी पर धोखे के कपड़े नहीं सुखाए जाते। और बेटी के साथ सड़क की भीड़ में अपने अपनों सपनों को संजोए हुए खो गई।